अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 124। बेटे चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा रही थी। पार्ट ए डेट इज़ MCQ जो था, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमने कंप्लीट कर लिया था। पार्ट बी की तरफ अगर आप लोग आएँ तो पार्ट बी हमारा क्या था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। फर्स्ट 7 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 8 क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी का 8 क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को आज करवाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। 5.8 बेटे 5.8 मैं आपको करवा रही हूँ। 7 तक हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। 5.8 define efficiency of a working system. What a system cannot be 100% efficiency. Define efficiency of a working system. आपने working system की efficiency जो है उसको define करना है और आपने बताना है कि किसी भी system की efficiency जो है वो 100% क्यों नहीं हो सकती। आप अपनी बुक पे आओ बेटे, बुक के पेज नंबर 121 पे आओ। पेज नंबर 121, यहाँ पे हमने एफिशिएंसी पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे इस पेज पे एफिशिएंसी की डेफिनेशन दी गई है। आपने यहाँ से शुरू होना है। द रेशो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी एंड द आउटपुट टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए वर्किंग सिस्टम। आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, आगे आपने उसकी ये इक्वेशन भी लिखनी है, फिर परसेंटेज भी लिखनी है। इन द एंड इट इज़ फाउंड, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक, द रेशो से लेकर यहाँ तक कंस्ट्रक्टेड तक जो है ये आपका आंसर है किसका, 5.8 क्वेश्चन का। इज डेट क्लियर। 5.8 क्वेश्चन क्या पूछा था, डिफाइन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिखोगे और फिर लिखा हुआ है कि 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती, तो वो आप क्या लिखोगे, इट इज़ फाउंड से लेकर यहाँ तक 100% एफिशिएंसी। डेट इज़ वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव द एफिशिएंसी ऑफ 100%। ये मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया हुआ है और यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया। आप इसके आंसर में 5.8 के ये लिखोगे, ये आपका पेज नंबर 121 पे इसका आंसर दिया गया है। दोबारा इसलिए से रीड आउट नहीं किया, समझाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 5.9, व्हाट इज पावर, डिफाइन द यूनिट यूज फॉर इट। पावर क्या होती है बेटे, मैंने आपको बताया हुआ है, आपकी बुक में डेफिनेशन भी है। व्हाट इज पावर, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि पावर को आप कैसे लिखोगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका यूनिट जो है वो क्या होता है, वॉट होता है। और 1 वॉट इज अ वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। आपने पावर की डेफिनेशन लिखनी है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है, इसका सिंबल लिखना है और सिंबल को भी आपने बताना है कि 1 वॉट जो है वो किसके इक्वल है। क्लियर हो गया, क्योंकि इसके यूनिट को भी डिफाइन करना है ना आपने। तो यूनिट को डिफाइन आप कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, P इज इक्वल टू W/T, और वो किसके इक्वल है, वॉट। और फिर वॉट का भी बताना है कि वॉट किसके इक्वल है। 1 वॉट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 वॉट इज अ वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ये जो मैं अभी बोल रही हूँ सेंटेंस बेटे, ये आपकी बुक में दिया गया है, आप लोग परेशान ना हुआ करें, बुक में सब ये देखें, यहाँ पे आप आए, ये देखें, द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, 1 वॉट इज अ वर्क डन एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपको इसका यूनिट बताया गया। क्लियर, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये आपने यहीं से जो है इसकी डेफिनेशन राइट भी कर लेनी है और इसको आगे फर्दर जो है वो भी कर लेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपका पार्ट बी का है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आपने इनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करना है बेटे। बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। आप लोग, जैसे मैं आपको हमेशा डिफरेंसेस करवाती हूँ, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल के आपने कॉलम बनाने हैं, ठीक है, इनके डिफरेंसेस लिखने हैं। 4-5 डिफरेंस लिख दो, बहुत सारे हैं, हो जाएंगे। एक डिफरेंस तो पहले हम लोग लिखेंगे कि रीन्यूएबल में आप लोग क्या लिख दो, द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस आफ्टर दे यूज आर कॉल्ड रीन्यूएबल। और नॉन रीन्यूएबल में क्या लिखोगे, द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट रिप्लेस, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल कह सकते हैं, ठीक है। फिर आपने इन दोनों की एग्जांपल लिख देनी है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और टाइडल एनर्जी है। जबकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशंस एग्जांपल्स में आप लोग क्या लिखेंगे, फॉसल फ्यूल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये 2-3 डिफरेंसेस आप लोग लिख दो तो आपके लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि ये आपका
शॉर्ट आंसर है। इसके अलावा भी अगर आप पीछे और यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ। सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे आए, ये देखें यहाँ पे टॉपिक है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है यहाँ से पहले आपने दोनों की डेफिनेशन लिख लेनी है, यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए आर कॉल्ड रीन्यूएबल, आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल। फिर दूसरा डिफरेंस क्या आपने दे देना है कि दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। जो रीन्यूएबल है उनको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जो नॉन रीन्यूएबल है उनको हम लोग जो नॉन रीन्यूएबल है ना बेटा, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये देखें, ये डेफिनेशन लिखोगे और एक उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, ये एक डिफरेंस है। फिर रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन दूसरी आपका पॉइंट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में आप लोग क्या लिख देना, इनकी एग्जाम्पल लिख देना। बल्कि आप लोग ऐसा करें कि ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं जो है ना रिटन फॉर्म में बेटे दे देती हूँ कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस जो हैं रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ये मैं आपको राइट करवा देती हूँ। मुझे लग रहा है कि आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि आप जो है इनको फाइंड आउट कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, हम जो है इनके डिफरेंसेस मैं आपको जो है 3 या 4 जो है वो खुद से लिखवा देती हूँ। आई थिंक आपके लिए ये जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो चले बेटे हम इनके डिफरेंसेस जो है वो राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5.10 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो चले बेटे हम डिफरेंसेस राइट करते हैं। हमेशा की तरह जिस तरह मैं डिफरेंसेस लिखवाती हूँ, आपने 2 कॉलम बनाने हैं। एक में आपने क्या मेंशन कर देना है, रीन्यूएबल, NEWABLE रिसोर्सेस या सोर्सेस लिख लो, एंड नॉन एबल सोर्सेस, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको भी अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। पार्ट बी का 5.10 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। 5.10 आपका क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो हम इनके जो डिफरेंसेस हैं वो अब राइट करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहला डिफरेंस बेटे क्या इनका आता है, जब हम राइट करते हैं, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। आप लोग क्या लिख लोगे इस केस में, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। और इस केस में क्या होता है, नॉन में इट कैन नॉट बेटे बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एज इट इज लिमिटेड, इनकी एक लिमिट होती है, ठीक है। नंबर 2, दे आर द एनर्जी resources which cannot be exhausted. और यहां पे क्या आ जाएगा, दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज which can be exhausted one day. नंबर 3 डिफरेंस आप क्या लिखेंगे, इट इज इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट फ्रेंडली, as the amount of carbon
emission is low. It is not environment friendly. As the amount of carbon emission is high. क्लियर? ये 3 डिफरेंसेस हो गए. इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं आपको कुछ लिखवा लेती हूँ. These resources are present in unlimited quantity. इनकी क्वांटिटी जो है ना वो अनलिमिटेड होती है बेटे. और these resources are present in limited quantity only. क्लियर? नेक्स्ट पे चलेंगे हम बेटे. नेक्स्ट हमारा आता है पार्ट डिफरेंस नंबर 5 लिखेंगे हम. द टोटल कॉस्ट of these resources is low. और यहाँ पे क्या आता है? the total cost of these resources is comparatively high. और हम लिख लेते हैं इसका और भी बेटे बहुत सारी डिफरेंसेस, जैसे कि these resources are pollution free. ठीक है? और ये क्या है? These resources are not pollution free, यानी कि ये पोल्यूशन कॉज करते हैं. ठीक है? नंबर 7 पे आप लोग आओ. इट इज सस्टेनेबल. और इट इज एग्जॉस्टिबल. EXHAUSITIBLE. ठीक है? नंबर 8 पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? द मेंटेनेंस TEN होता है. TENENCE. द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल. नजर आ रहा है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज वेरी हाई. ठीक है? और इस केस पे हम लोग क्या लिखोगे? द मेंटेनेंस
MAIN बेटे इसके स्पेलिंग क्या होते हैं? TENAN, NAN होता है, T ये E है, TENNANCE, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दीज आर लो। ठीक है, इनकी हाई थी, इनकी क्या है? लो है। क्लियर हो गया? फिर हम देखते हैं एक और, आप लिख लो एंड पे इनकी एग्जांपल्स लिख दो। इनके बेटे डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने अब कुछ ही लिखने हैं। एग्जांपल इनकी क्या है? रीन्यूएबल में आपके आ जाएगी सोलर एनर्जी, डैश विंड एनर्जी। ठीक है, और इस केस में आपके पास इनकी एग्जांपल में आप लोग क्या लिखोगे? इनकी एग्जांपल में बेटे हम लोग लिख लेते हैं, आप मेंशन कर दें कोल कॉमा पेट्रोलियम, ETC। ठीक है, इसमें भी और भी हैं इसकी बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग जो है इसका लिख सकते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा इसकी जो है वो इनके डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंसेस से जो कि मैंने बेटे आपको राइट करवा दिए। ठीक है, इसको हम लोग फुल कर लेते हैं। मुझे लग रहा था ये इतने में ही आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा हो गया। इसको हम स्केल से लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी बुक का जो एक्सरसाइज का पार्ट बी था बेटे, पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन था 5.10। ठीक है, 5.10 का जो है मैंने आपको आंसर जो है वो राइट करवा दिया। हमने डिफरेंसेस कर लिए किसके? रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के। क्या डिफरेंसेस हमने किए? दोबारा पढ़ा देती हूँ मैं आपको। इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इनको हम बार बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन एज इट इज़ लिमिटेड, क्योंकि इनकी अमाउंट जो है वो लिमिटेड होती है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, ये एग्जॉस्ट नहीं करते, और ये क्या है? एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वन डे एक दिन एग्जॉस्ट कर जाएंगे। इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एज द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन इज़ लो, ये इन्वायरमेंटल फ्री है क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये कार्बन इमिशन नहीं इनके अंदर से होती, लेकिन ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशन है वो क्या होती है? हाई होती है। रिसोर्सेज यहाँ पे जो है प्रेजेंट है अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यहाँ पे जो उनकी क्वांटिटी है वो क्या होती है? लिमिटेड होती है। टोटल कॉस्ट इन रिसोर्सेज की जो है वो लो है, जैसे कि सोलर एनर्जी है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना बेटे, वो सिर्फ सोलर पैनल इंस्टॉल करने के पैसे हैं, उस एनर्जी को लेने के पैसे तो नहीं है। तो ये इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत लो होती है, और ये रिसोर्सेज जो है ये कंपैरेटिवली इनकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है। दी रिसोर्सेज आर पोल्यूशन फ्री, ये रिसोर्सेज जो है पोल्यूशन फ्री होते हैं, ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते, जबकि ये रिसोर्सेज जो नॉन रीन्यूएबल है ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। इनकी मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है, जबकि इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लो है। इट इज़ सस्टेनेबल, और ये क्या? एग्जॉस्टेबल होते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, जबकि इनकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? कोल और पेट्रोलियम जो है वो इनकी कॉमन एग्जांपल है। इज डेट क्लियर? ये हमने अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन था डेट इज़ 5.10 मैंने आपको जो है रिटन फॉर्म में बेटे आपको दे दिया, ताकि आप लोग ईजिली जो है इसको कर सकें। आप लोगों ने अब अपनी नोटबुक्स में इसको उतार लेना है, और अगर आपका नोट भी आता है, राइट नोट ऑन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दोनों में से किसी एक पे भी नोट आ सकता है ना। अगर नोट भी आया तो उसमें भी आप ये सारे पॉइंट जो हैं बेटे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? हमने अपना ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पार्ट बी हमारा अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, पार्ट बी क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? पार्ट सी, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। बेटे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 5.1 में आप लोगों को करवाऊंगी। 5.1 क्या है? कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बी नेगेटिव? क्या किसी भी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव हो सकती है? तो
तो आपने ये बताना है। तो आप इसका आंसर क्या है बेटे? इसका आंसर है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की वो नेगेटिव नहीं होती। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव। इट इज़ आइदर पॉजिटिव वैल्यू या ज़ीरो, या तो वो ज़ीरो आएगी या वो पॉजिटिव आएगी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि आपने नीचे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखनी है कि ई के इज इक्वल टू 1/2mv²। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है बॉडी के मास के ऊपर, और उसकी हमेशा वैल्यू जो है वो क्या आती है? पॉजिटिव ही आती है। बॉडी का मास तो होता है ना कोई, और दूसरी की चीज़ पर डिपेंड करती है स्केयर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और किसी भी चीज़ का जब हम स्केयर करें तो उसकी नेगेटिव नहीं आता कभी भी, ठीक है ना, ये तो पता है ना। किसी भी चीज़ का स्केयर किया जाए, इवन नेगेटिव वैल्यूज़ का भी स्केयर करें तो पॉजिटिव ही आता है। तो यही रीज़न है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती। 1/2mv²। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की नेगेटिव में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास के ऊपर और स्केयर ऑफ वेलोसिटी, स्पीड के ऊपर। तो किसी भी चीज़ का स्केयर किया जाए तो हमेशा बेटे पॉजिटिव ही आता है, और मास भी जो है वो भी पॉजिटिव में ही होता है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है या तो पॉजिटिव में आएगी या ज़ीरो आएगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू अदर क्वेश्चन, दैट इज़ 5.2। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 5.2। Which has the greater kinetic energy, an object traveling with the velocity v or an object twice as heavy traveling with the velocity of half v? तो बेटे हमने पहले भी इस तरह की एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है किसी भी बॉडी के मास के ऊपर, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी के ऊपर। मास जिसका ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये चीज़ पहले आपने बता देनी है कि जिस ग्रेटर काइनेटिक किसकी होगी? जिसका मास ज़्यादा होगा और जिसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। फिर आगे आपको दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की वेलोसिटीज दी हुई हैं। एक की वेलोसिटी v दी हुई है, एक की दी हुई है 1/2v। आपने इन दोनों का कंपैरिजन करना और बताना है कि किसकी वेलोसिटी जो है बेटे ज़्यादा है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ये आपका करके दिखाती हूँ रिटन फॉर्म में। लेट्स स्टार्ट। हम ये लोग क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे हम पहले कर रहे थे, उसी पेज पे आप लोग आ जाएं। हम कर रहे हैं पार्ट सी। पार्ट सी का बेटे कौन, इधर हम लिखो, आप मेंशन करो पार्ट सी। पार्ट सी का ये कौन सा पार्ट है? 5.2, ठीक है। 5.2 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। यही है ना। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है? v। पहले हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास? के ई इज इक्वल टू 1/2mv²। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या आपके पास दी हुई है? 1/2v दी हुई है। उसकी कैसे फाइंड करेंगे? हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv² ना। यहाँ पे v क्या दिया हुआ है? v/2 दिया हुआ है। हमने v/2 की वैल्यू लगा ली, ठीक है। यहाँ पे v दिया था तो v का स्क्वायर करें तो v² ही आता है ना। v जो दी थी तो v लगाई तो v² आ गया। अब आपको v की वैल्यू क्या दी है? v/2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। इन दोनों को इधर आप मैथ्स कितना दिया हुआ है आपको बुक में दिया हुआ था कि एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस एज हैवी, यानी कि इस केस में उन्होंने बता दिया कि उसका मैथ जो है उससे ट्वाइस हो गया, डबल हो गया। अगर उस केस में मैथ m था ना तो दूसरे केस में मैथ जो है वो डबल हो गया। तो हमने मैथ कितना ले लेना है? 2m लेना है। डॉट 2m, v का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? v²। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। आपकी क्या देगी? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये कट गया। 1/2 2 ज़ा क्या होता है? 4 आ जाएगा। साथ आपका क्या आ जाएगा? mv²। ये बेटे 4 आएगा। 2 2 ज़ा 4 होता है ना, 1/4 आ गया। तो इन शॉर्ट हमें क्या पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की ज़्यादा होगी जिसका मास ज़्यादा होगा। देखो इसका मास कितना था? पहले वाले का मास हमें दिया हुआ था m, दूसरे वाले का मास क्या दिया हुआ था कि बताया था कि दूसरे का मास फर्स्ट वाले से ट्वाइस है, डबल है, 2m है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है। जिसका मास ज़्यादा होता है उसी की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ये आपने जो है इस क्वेश्चन में
फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम आएंगे अपने अब हम अगर हमने दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो आप लोग जो है वो लिख लोगे, ये इसको सिंपल कह लेते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी डैश कह लेते हैं। तो एंड पे आपने जो है इनका कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आप कंपैरिजन कैसे लिखोगे, आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, ये 1/4 है, ये 1/2 है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। दोनों इक्वेशंस देख लो ना, कौन सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा ही है कि ये ज़्यादा ही है, ठीक है। 1/2 ज़्यादा होता है, 1/4 तो कम होता है ना किसी भी चीज़। ये देखो, ये 1/2 है, ये बड़ा होगा, ये 1/4 हो जाएगा, तो ये चारों छोटे हो जाएंगे ना, ऐसे होता है बेटे। तो काइनेटिक एनर्जी हमने दोनों की अलग अलग से फाइंड की, तो काइनेटिक एनर्जी ये वाली बड़ी आई है, ये वाली छोटी आई है, क्लियर। ये आपका 5.2 का जो सी का 5.2 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपसे पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनकी, आपने ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी, आपको दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बता दिए, दोनों की डिफरेंट वेलोसिटी थी और डिफरेंट मैसेस थे, ठीक है। एक की वेलोसिटी v थी और मास m था, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की। फिर हमने एक का वेलोसिटी जो है वो ये होगी थी और मास इतना हो गया था, फिर हमने दोनों की फाइंड की, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ गई, एक ही ये आई और एक ही ये आई। एक को हमने सिंपल के ई लिखा, एक को के ई डैश लिख लिया और एंड पे हमने क्या कर दिया, दोनों का कंपैरिजन कर दिया। इज दैट क्लियर। ये हमारा बेटे क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया, 5.2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डैट इज क्या है आपका 5.3 आ रहा है आपके पास, ठीक है। 5.3 की तरफ आप लोग मूव करो। 5.3 हमें क्या दिया हुआ है, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग ए कर्व रोड एट ए कांस्टेंट स्पीड, डर्ट्स इज काइनेटिक एनर्जी चेंज। एक कार है जो कि एक कर्व रोड पे जा रही है, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। आपने बताना है कि क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होगी या नहीं होगी, ये चीज़ आपने जो है बतानी है। अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों ने ये बताना है। तो बेटे ये सिंपल सा लॉजिक है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपने क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी जो है इसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। जिस ये इक्वेशन शो करती है जो 1/2 mv² है, बार बार हम वही पढ़े हैं। 1/2 mv² से हमें क्या पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, कार की स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो सेम रहेगी, ठीक है, चाहे वो कर्व पाथ में क्यों ना मूव करे। क्लियर हो गया। आपने ये रीजन इसका जो है वो लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। क्लियर। तो हमने जो है 5.3 भी जो है वो कर लिया। आपने इसको जो है अच्छी तरह से बेटे ये एक्सरसाइजेज आप लोगों ने जो है इसको कंप्लीट करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी मुश्किल फील होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह। ये हमने 5.3 तक कर लिया, ठीक है। सी पार्ट के 5.3 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 9th क्लास, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।